हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें कैपिटल मार्केट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो कैपिटल मार्केट में हमने देखा था प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट मेरा कंप्लीट हो चुका था, सेकेंडरी मार्केट में हम लोग बात कर रहे थे। उसमें स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक हम पढ़ाने वाले थे, बट आज स्टॉक एक्सचेंज ना पढ़ा के हम कैपिटल मार्केट का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। मनी मार्केट आप लोग को भी पता है कि थोड़ा सा 2 दिन प्रॉब्लम हुआ है, तो अभी भी थोड़ा वीकनेस है, तो इसलिए हम मनी मार्केट को आज कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब हम करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट के, उसमें हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूरा डिटेल में बात करें, क्योंकि वो क्लास थोड़ा लंबी होगा, उसमें एनर्जी की जरूरत है ज्यादा। तो हम बात करते हैं मनी मार्केट पे, जिसको मुद्रा बाजार बोलते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम था कि सर हिंदी और इंग्लिश का, तो इस क्लास में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी टॉपिक को समझाएं। अगर कोई भी डाउट्स आपको आता है तो आप बेधड़ बताएं, क्योंकि हम यहाँ पे आप ही लोग के लिए हैं। कोई भी डाउट्स होगा स्टूडेंट्स, आप जरूर पूछिए। कि उम्मीद करते हैं वीडियो क्वालिटी को भी लेकर आपके इश्यूज खत्म हो जाए, क्योंकि हमने बोर्ड भी चेंज करा दिया है। तो बात करते हैं मनी मार्केट, जिसे मुद्रा बाजार बोलते हैं। मनी मार्केट बेसिकली क्या होता है कि मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। याद रखिएगा, मनी मार्केट की बात जो होती है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है कि फॉर यूज अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। ये शॉर्ट टर्म की जो बात हम कर रहे हैं वो कितना होना चाहिए? 1 ईयर का होना चाहिए। हमने कैपिटल मार्केट में देखा था लॉन्ग टर्म की बात होती है, यहाँ मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म की बात होती है। तो यहाँ पे जब भी हमें फंड शॉर्ट टर्म मीन्स 1 ईयर के लिए पैसे की नीड्स पड़ने वाली मनी की, तो हम कहाँ पे जाएंगे? मनी मार्केट में। और एक क्या होता है, और ध्यान दीजिए कि जनरली इट इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जान लीजिए आप लोग। वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डे टू डे हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। उस एक्सपेंसेस को क्या करना है कि कैसे मीट आउट करें, उसके लिए हम फंड कहाँ से अरेंज करें, वो हमारा क्या है? मुद्रा बाजार या मनी मार्केट प्रोवाइड कराता है। अब मनी मार्केट के फीचर्स देखते हैं। मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। अब ये क्या है कि पहले हमने बोला शॉर्ट टर्म, जब भी शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा 1 ईयर की हम बात करते हैं, ठीक। नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन। ये दूसरी चीज क्या बोला कि यहाँ पे मनी मार्केट को आप किसी एक बाउंड्री में लिमिट नहीं कर सकते हैं। मीन्स या जियोग्राफिकल का भौगोलिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, क्या कहीं पे नहीं कह सकते कि इस दायरे में सीमित है मनी मार्केट। मनी मार्केट लिमिट ले सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन का आप भी जाने जमाना है, तो एक किसी भी चीज को आप क्या कर सकते हो? एक दायरे में लिमिटेड नहीं रख सकते हो। फिर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फिर कॉमर्शियल बिल। ये हमने पहले भी आपसे बोला था, अभी फिर से बोला है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज इनके बारे में हम देखने जा रहे हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में याद रखना बेटा कि मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपके कि कर सकते हैं, मिनिमम हम कर सकते हैं। मैक्सिमम नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम केवल मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आते हैं, जिसकी बहुत ही अच्छे से करना। और इसको आप लोग नोट भी करते जाना कि अपना एक सेपरेट नोट्स बनाना। पहला देखिए क्या बोल रहा है, कॉल मनी मार्केट, जिसको मांग मुद्रा बोलते हैं। कॉल मनी बेसिकली ये याद रखो कि किसके लिए? एक बैंक्स के लिए यूज होता है कि जब एक बैंक में क्या होता है कि फंड्स की कमी पड़ जाती है, अचानक से पैसे नहीं रहते हैं, तो क्या करता है दूसरे बैंक से फोन कॉल पे पैसा मंगवाता है, इसलिए इसको कॉल मनी बोला जाता है। देखते हैं कि द मनी बारोड और लेंड, मीन्स बारोड का मतलब होता है लिया जा रहा है, कि किसी से माना जा रहा है, लेंड का मतलब देना, ऑन डिमांड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। पहले भी हमने बोला शॉर्ट टर्म की बात होगी, विच इज जनरली 1 डे। अब यहाँ पे कॉल मनी में जो बात हो रही है, नॉर्मली जब हमें 1 दिन के लिए पैसे की जरूरत होती है, ये बात हम फिर से करेंगे बैंक्स के लिए। देखो आगे बोला मोस्टली बैंक्स आर यूज्ड कॉल मनी। यहाँ पे क्या होता है, कॉल मनी जो ये मांग मुद्रा है, ये बैंकों के द्वारा सबसे ज्यादा यूज में आने वाली है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, उनके यहाँ कस्टमर डेली जा रहे हैं पैसा निकालने, पैसा जमा करने। इन केस अगर शॉर्टेज ऑफ फंड हुआ किसी बैंक में, तो तुरंत दूसरे बैंक को क्या करता है, फोन कॉल करता है और पैसा मंगवा देता है। इट इज ए मार्केट ओवर द टेलीफोन। ये पूछा जाता है कौन सा ऐसा मार्केट है जो टेलीफोन पे वर्क करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कॉल मनी। आगे और इसमें क्या क्वेश्चन बनने वाला, यूज टू कवर टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ फंड्स, मीन्स हम कह सकते हैं कि जो अचानक से कमी आती है। द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉल मनी मार्केट का, ये भी याद रखना। कॉल रेट पूछा जाता है, क्या होता है, तो आप ये बता सकते हो जो इंटरेस्ट होता है कॉल मनी मार्केट में, कि या कह सकते हैं कॉल मनी का, उसी को बोला जाता है कॉल रेट। और ये याद रखो कि द
रेट वेरीज फ्रॉम डे टू डे और समटाइम्स आवर्स टू आवर। ये जो कॉल मनी का कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये एक एक घंटे में या ये हर दिन बदलता रहता है, क्योंकि हम क्या बोले कि जो फंड की हमारी पूर्ति हो रही है यहाँ पे 1 डे के लिए होता है कॉल मनी में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने अंडरलाइन किया कि जो कॉल मनी से आपका होता है। नेक्स्ट चल रहा है कॉमर्शियल बिल, जिसको हम बोलते हैं विनिमय विपत्र। ये आप लोग क्लास 11th में अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक पढ़ चुके हो और अभी आपका बिजनेस स्टडीज में भी ये टॉपिक कवर होने वाला है बहुत अच्छे से। लेकिन यहाँ के लिए आप जान लो ट्रेड बिल, व्यापारिक बिल या एकोमोडेशन जिसको बोलते हैं सहायता के लिए, ठीक है। एकोमोडेशन बिल्स आर ड्रॉन बाय वन बिजनेस फ्रॉम फर्म ऑन एन अदर, मीन्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जब कोई भी बिल लिखता है या हेल्प करने के लिए कोई बिल लिखता है उसे बोलते हैं क्या नाम से, कॉमर्शियल बिल। और इट इज यूज्ड इन क्रेडिट परचेज। जनरली जो ये आपका बात आता है कॉमर्शियल बिल का, विनिमय विपत्र का, ये जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, उधार क्रय या विक्रय होते हैं, उस केस में आते हैं। फिर क्या बोला, नॉर्मली मेच्योरिटी पीरियड इज 90 डेज। आपको याद होगा कि जब भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक पढ़ोगे वहां पे 3 मंथ्स या 90 डेज के लिए ज्यादातर बिल की बात होती थी। और क्या होता था, कैन बी डिस्काउंटेड विथ बैंक। बैंक से क्या करते थे आप, डिस्काउंट भी करा सकते हो, मीन्स टाइम से पहले ले जाकर उसको भुना सकते हो, जिसको आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में कि जनरल एंट्री इसका किए हो आप लोग, मीन्स व्हेन बिल्स डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। बैंक से आप जाकर मेच्योरिटी पीरियड के पहले अगर आपको मनी की नीड्स पड़ रही है तो बैंक से क्या करते हो, उसको डिस्काउंट करा लेते थे बैंक। ये आपका बेसिक यहाँ पे ट्रेड कॉमर्शियल बिल के बारे में या विनिमय के बारे में है। इसका अगर थोड़ा सा आप और जानना चाहते हो तो जान सकते हो कि जो बात होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसके लिए बना है 1881। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है इसका, जिसमें हम लोग अभी आगे चल के पूरा बात करेंगे। चेक्स आपके आएंगे, फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जो कि ये आपका कवर हो जाएगा बैंकिंग के पोर्शन में। मनी एंड बैंकिंग जब आएगा उसमें भी ये कवर होने वाला है। अब आगे हम चल रहे हैं ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एटलीस्ट हर बार एग्जाम में इस टॉपिक से तो जरूर क्वेश्चन रहता है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉमर्शियल मनी मार्केट बात करते हैं तो जिसमें से ट्रेजरी बिल, जिसको खजाना बिल बोला जाता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है कि सबसे पहली चीज, इट इज इशूड बाई आरबीआई। ये पूछा जाता है किसके द्वारा इशू किया जाता है, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भारत की केंद्र सरकार है उसके बिहाफ पे आरबीआई इशू करती है। ये बहुत ही जरूरी चीज है, आप जानते रहो कि कौन इशू करता है ट्रेजरी बिल को, आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया का सेंट्रल बैंक या एपेक्स बैंक भी आरबीआई को बोला जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में आरबीआई का फॉर्म किया गया था, इसका डेट बताना है, और आरबीआई एक्ट कब आया था, रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट कब आया था, वो भी बताना है कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे। ओके, अब आगे चलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बेटा हम पहले भी बताए थे कि गलती से क्या हुआ था, हमने कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट बता दिया था, लेकिन पिछली क्लास में हम इसको करेक्ट कराए थे। इसी ट्रेजरी बिल को क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है। जीरो कूपन का मतलब क्या होता है, जब ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा तो करता है कि आरबीआई इसको मान लो 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है, 90 रुपीज में इशू करेगा, मीन्स कम वैल्यू पे इशू करता है फेस वैल्यू से। और जब मेच्योरिटी का टाइम आता है तो आपको 100 रुपीज रिटर्न में मिलेगा। तो जो इशूड प्राइस और आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिल रहा है उनके डिफरेंस का जो वैल्यू होता है वही 10 रुपए आपके लिए फायदा होता है। आगे, इट प्रोवाइड्स फंड टू गवर्नमेंट फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। ये क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड कर रहा है। बिल्स आर सोल्ड टू बैंक एंड पब्लिक। जो ट्रेजरी बिल होता है ये बैंकों को या जनरल पब्लिक को भी सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है। इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब होता है कि हस्तांतरित किया जा सकता है किसी को। अब ध्यान दो क्यों ऐसा बोला जा रहा है। अब देखो यहाँ इशू करने वाला कौन है, आरबीआई, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पूर्ण रूपेण से हम कर सकते हैं सरकारी है, तो यहाँ लोगों का सरकार में विश्वास ज्यादा होता है। कोई भी जब आप पैसा कहीं भी लगाने जाओगे तो वहां पे क्या होता है कि अगर सरकार की तरफ से गारंटी दिया जा रहा है तो आपका बिलीव बढ़ जाता है। तो इशूड एट डिस्काउंट वैल्यू, हमने अभी बताया कि क्या 100 रुपए का 90 रुपीज इशू कर दिया था। The maturity period varies from 14 days, 91, 182, 360। इसका मेच्योरिटी पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना कि पूछा जाता है कि जो ट्रेजरी बिल होता है मिनिमम कितने दिन का इशू किया जा सकता है, 14 डेज एंड मैक्सिमम 364 डेज। और
अमाउंट की अगर हम बात करें तो मिनिमम अमाउंट इसका 25,000 होता है और इसके बाद मल्टीपल मीन्स 25 के मल्टीपल में आगे इसको इशू किया जाता है। इट इज हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब क्या है कि तरल, जब चाहो तब आप इसको क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम फिर से वही कहेंगे आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल प्ले है। ठीक। अब टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देना। क्या है? पहला आपका जो है एडहॉक ट्रेजरी बिल, दूसरा है रेगुलर ट्रेजरी बिल या ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल बोला जाता है। रेगुलर या ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल जो अभी आप ऊपर पढ़े हो सब कुछ वही है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। बस एडहॉक ट्रेजरी बिल के बारे में जानो, इसको स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जो है या फॉरेन सेंट्रल बैंक ये लोग इशू करते हैं। करंट में एडहॉक ट्रेजरी बिल वर्क नहीं कर रहा है। इसके बारे में पूछा जाता है कि एडहॉक ट्रेजरी बिल वगैरह किसके द्वारा इशू किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट का मिक्सअप होता है उसको सेमी गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये उसके द्वारा इशू किया जाता है। ये ट्रेजरी बिल की बात हुई। ट्रेजरी बिल बेटा फिर से हम कर रहे हैं, इसका मेच्योरिटी पीरियड कौन इशू करता है और इसका जीरो कूपन बॉन्ड को भी देकर कई बार पूछ लेता है कि जीरो कूपन बॉन्ड इज आल्सो नोन एज, तो ट्रेजरी बिल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमर्शियल पेपर, जिसको बोलते हैं व्यवसाय पर। बहुत सारे बच्चे क्या थे कि पिछले 1-2 दिन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। बेटा आप लोग ध्यान दिया करो, जो क्लास अभी हम नहीं लिए हैं तो उसके लिए परेशान मत हुआ करो। जब क्लासेस ले लेंगे आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। जो क्लासेस अभी तक हमने लिया है उससे रिलेटेड आपके माइंड में अगर कोई डाउट्स आते हैं तो उसको आप जरूर पूछा करो। अननेसेसरी डाउट्स अपने माइंड में अभी क्लियर ना करिए आप लोग। इट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1990। 1990 में कॉमर्शियल पेपर क्या हुआ, व्यवसायिक पत्र इंट्रोड्यूस किया गया था। ये डेट आप याद रखिएगा। इसकी मेच्योरिटी पीरियड क्या होती है, 7 days to 12 months। एक बेसिक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर हम कह सकते हैं मनी मार्केट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड पूछा जा रहा है तो आप हमेशा 12 months याद रखिएगा, क्योंकि हमने यहाँ हमेशा शॉर्ट टर्म की बात की, जो कि हमने बोला 1 year, कि कोई भी ऐसा कॉमर्शियल पेपर 1 year से अधिक नहीं होने वाला, 1 साल से अधिक उसकी मेच्योरिटी पीरियड नहीं होगी। ये तो पहली चीज माइंड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉमर्शियल पेपर का बात आ रहा है, मेच्योरिटी मिनिमम 7 days या मैक्सिमम क्या कर सकते हैं 12 months, या 12 months को ही आप 364 और 365 days भी बोल सकते हो। नॉर्मली आप 364 days का टिक लगा के आओगे। बीएचओ बीकॉम एंट्रेंस में अगर आपका मैक्सिमम पीरियड दे रहा है तो 364 पे टिक लगाओगे। ओके। इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। कॉमर्शियल पेपर जो है एक प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर दोनों इशू कर सकते हैं। फंड्स रेज्ड थ्रू कॉमर्शियल पेपर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। ये कह रहा है कि जो कॉमर्शियल पेपर से हम फंड आ रहे हैं वो फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करने के लिए लाते हैं। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, अभी इस पे बात करते हैं। आल्सो नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। ये समझ लीजिए क्या होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। कई बार क्या होता है, जब कोई कंपनी फॉर्म होती है, नई कंपनी रहती है, तो वो क्या करती है बेटा कि अपने जैसे मान लो उनके यहाँ 1 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, मशीन लेना है, अब बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन उनको पास कराना है। तो अब ये आप ध्यान दो कि जब तक लोन पास नहीं हो जाता है उसके पहले कंपनी को बार बार बैंक के पास जाना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। उन फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के लिए भी क्या होता है, कंपनियों को फंड की नीड्स पड़ती है, तो उसी को बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट या ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब आप समझिए कि ब्रिज क्या करता है कि एक ये सिरा है, इस सिरे को जोड़ रहा है, यही होता है ब्रिज। ठीक, कि जो क्या कर रहा है कि आपका एक साइड से दूसरे साइड को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है कि मीन्स यहाँ से अगर हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट वाइंड अप होने वाला है, मीन्स यहाँ से हम निकल रहे हैं, लोन यहाँ तक हमें आने के बाद मिलेगा। इस बीच में जब तक हमें लोन नहीं मिला है, जो भी पैसे की नीड्स पड़ रही वो हम कहां से लाएंगे, तो वही कॉमर्शियल पेपर की बात कर रहा है। इसी को बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। मींस इस मिड पीरियड में जो भी आपको पैसे की नीड्स पड़ी है वो जहां से भी आ रहा है उसको बोला जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग। ओके, ये क्या होता है 5 लाख रुपीज के मल्टीपल में होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि क्या बोला 5 लाख, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट क्या था ट्रेजरी बिल का 25,000, लेकिन कॉमर्शियल पेपर क्या है 5 लाख के मल्टीपल में इशू किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसको जमा प्रमाण पत्र बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट
एंड कॉमर्शियल बिल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं आप लोग। तो एकदम सबका अलग है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है। तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा कि देखिए हमने क्या बोला, कॉमर्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय ओनली बैंक कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इस पे कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कोई इशू कर सकता है। अब यहाँ जब बैंक की बात हम कर रहे हैं तो बैंक कुछ भी हो सकता है, मींस प्राइवेट सेक्टर बैंक और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है, लेकिन बैंक ही इशू करेगा, कोई कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नहीं इशू कर सकती है। इस चीज को माइंड में एकदम क्लियर आप लोग करिए। इट इज बियरर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। बियरर का मतलब क्या होता है कि किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, मीन्स जिसके हाथ में ये सर्टिफिकेट रहेगा उसका मान लिया जाएगा। ये नॉर्मली ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसा कि आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ चुके हैं। इंडोर्समेंट का केस कि आप क्या कर सकते थे, साइन किए ट्रांसफर कर दिए, तो वही होता है बियरर का मतलब जिसके पास रहेगा उसका माना जाएगा। इशूड अगेंस्ट द डिपॉजिट कह रहा है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है कि जब आप पैसा क्या कर रहे हैं बैंक में जमा कर रहे हैं, उसी के कह सकते हैं एक तरीके से प्रमाण पत्र। यहाँ पे आप ध्यान देखो, जमा प्रमाण पत्र बोला जा रहा है। सर्टिफिकेट मीन्स प्रूफ आपको दिया जाता है कि हाँ आपने पैसा दिया है और उसका एक डॉक्यूमेंट से प्रूफ। यहाँ मेच्योरिटी पीरियड इसकी बात करें 90 डेज टू 12 मंथ्स, फिर अगेन वही बात है हम कह सकते हैं 364 डेज मीन्स 91 डेज से 364 डेज का होता है। इट कैन ट्रांसफर इजिली, इसको क्या कर सकते हैं, इजिली ट्रांसफर आप कर सकते हो जिसको चाहो उसको। बात करते हैं इसकी फर्स्ट टाइम की कि कब फर्स्ट टाइम ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात की गई, तो इसको एकदम आप बहुत ही ध्यान से देखना बेटा। नेशनल सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, हम फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं न्यूयॉर्क को कि ये नेशनल सिटी बैंक न्यूयॉर्क की थी। इसने इसका बात किया था फरवरी 1961 में। ये इस चीज को हम फिर से बोल रहे हैं अगेन एंड अगेन, ये न्यूयॉर्क की बात है। अब हम बात करते हैं इंडिया में कब हुआ इसका इंट्रोडक्शन, तो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1989 में। और मिनिमम अमाउंट जो है इसका कॉमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का 1 लाख रुपीज का है। ये आपके नॉर्मली क्या होंगे जो इंपॉर्टेंट मनी मार्केट का आपका इंस्ट्रूमेंट्स है ये। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे हम कह रहे हैं बैंक लोन। बैंक क्या कर सकती है कि शॉर्ट टर्म लोन भी आपको दे सकती है, लॉन्ग टर्म, या कहीं और से हम क्या कर रहे हैं कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर रहा है, पैसा मीन्स मिनिमम 1 ईयर के लिए पैसा दे रहा है, उसका हेल्प कर रहा है, तो भी क्या हुआ, एक तरीके से हम कह सकते हैं मनी मार्केट का ही पार्ट हुआ। ओके, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं। आप सीधा सीधा मनी मार्केट को ये समझ सकते हो कि अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल नीड्स मीन्स मनी से रिलेटेड नीड्स पड़ रहा है, और वो क्या है, जो भी नीड्स है मिनिमम 1 ईयर की बात हो रहा है, आप 1 साल के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है, वो नीड्स जहां से भी आप फुलफिल करने वाले हो, चाहे जिस सोर्स से, उसको हम कह सकते हैं वो मनी मार्केट का पार्ट होगा। सीधा सा यही बात है मनी मार्केट के बारे में, या मुद्रा बाजार जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे मनी मार्केट के क्या हुए इंस्ट्रूमेंट्स। एक चीज और याद रखना कि अब हमने मनी मार्केट का देख लिया, मनी मार्केट के अभी जितने इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे हैं, इसको हम सब कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। इसके लिए क्या है कि आप जितने भी देखो सब सिस्टमेटिक है। इसी मनी मार्केट का क्या हो सकता है, एक दूसरा पार्ट भी होता है जिसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, मीन्स जिसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए मीन्स अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, जिसमें क्या होता है कि आप देखो ये बेटा, ये जो बात आई है ऑर्गेनाइज सेक्टर की, ये अभी कुछ वर्षों पहले हम कह सकते हैं 40-50 साल से एक सिस्टमैटिक तरीके से हुआ, लेकिन उसके पहले भी क्या लोगों को कम समय के लिए मीन्स 1 साल के लिए पैसे की नीड्स नहीं पड़ती थी। आज भी आप कह सकते हो कि गांव में हमारे बहुत जगहों पे ऐसे है कि जहाँ पे इतना बैंकों का नहीं हुआ डेवलपमेंट, वहां पे क्या लोगों को 1 साल के लिए या 2-4 दिन के लिए, या हम कह सकते हैं 2-4 महीने के लिए पैसे की नीड्स नहीं पड़ती है। तो वहां पे जो उनका जो नीड्स है उसको फुलफिल कौन कर रहा है, वो जो करता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज को बोलते हैं संगठित, इसको बोलते हैं असंगठित। मीन्स संगठित मुद्रा बाजार, असंगठित मुद्रा बाजार। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है। जनरली जो गांव में साहूकार वगैरह होते हैं बोले जाते हैं, वो पैसे की जो फुल देते हैं उधार हम कर सकते हैं,
कि उन्हीं को बोला जाता है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। मीन्स हम इन शॉर्ट कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो आएंगे मनी लेंडर्स जो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहे हैं, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर सकता है, डिफर कर सकता है पर्सन टू पर्सन। जैसे हम ही है गांव में, एक पर्सन को किसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, दूसरे को किसी और पे दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने मनमानी चार्ज कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हम क्या है, अनऑर्गेनाइज पार्ट है। लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइज जो संगठित की बात हो रही है, यहाँ पे एक आपका सिस्टमैटिक वे में चलेगा सब कुछ, जो कि आप अभी देखो। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखेंगे। आज यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं, एनर्जी थोड़ी कम है बेटा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद आज हम ग्रुप में ना दे पाए क्योंकि थोड़ा सा वीकनेस अभी भी है। तो हम नेक्स्ट क्लास मीन्स कल कोशिश करेंगे मॉर्निंग में 10 बजे तक ग्रुप में आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। अगर आज नहीं गया तो कल 10 बजे तक पक्का क्वेश्चन जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो पिछली क्लासेस को भी देख लें और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बता दें कि क्लासेस चल रही हैं, वो भी देखें। आज अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी मीन्स क्वालिटी में कोई भी आपको डिफरेंस लगे, कमी लगे या समझने में कोई भी डाउट्स हुआ हो तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके बेटा, थैंक यू, गुड लक।